सरकार है, लेकिन जो बिहार में जो सरकार चलाई जा रही है वो एक तरफा केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और सिवा वायदों का जमीनी वास्ता कहीं नहीं है। इसको 2025 का हम लोग चुनावी जुमला से ज़्यादा नहीं मानते। राष्ट्रीय जनता दल इसको इससे ज़्यादा नहीं मानता। हमारी लंबे समय से मांग रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए 2002 से राबड़ी जी के कार्यकाल से। इस पर भी बजट में कोई चर्चा नहीं हुआ। हमारी दूसरी बड़ी मांग थी कि राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच। 1 साल बीत गया, बजट में इस पर शून्य इसका प्रावधान है। ये दस्तावेज आपको मैं दे रहा हूँ। दूसरा उन्होंने किया था 2400 मेगावाट का पीरपैंती में हम बिजली घर लगाएंगे कोयला का। पिछली बार चर्चा किया था बजट में। आप देख लें, दूर दूर तक 1 पैसा भी इसमें प्रावधान नहीं किया, जबकि योजना ये 2010 से शुरू है। केंद्र सरकार 2011 में ही घोषणा की थी कि पीरपैंती में बिजली घर बनाएंगे। मोदी की सरकार आती है 2014 में, इस योजना को ड्रॉप कर देती है। फिर बिहार को पिछड़ा मानते हुए हाइड्रोजन एनर्जी की यूनिट न देकर, परमाणु बिजली की यूनिट न देकर एक प्रदूषण फैलाने वाली 2400 मेगावाट बिजली घर देने का बात करती है सरकार, लेकिन इसमें एक भी पैसे का प्रावधान नहीं की है। बाढ़ सहायता के नाम पर पिछली बार घोषणा किए थे 11,500। एक भी पैसा इसमें इस मद में एक भी पैसा का प्रोविजन भारत सरकार ने नहीं किया। आप देखेंगे कोसी मेची अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना, इस योजना का भी जमीनी हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। इसमें कोई भी भारत सरकार ने भी पैसा नहीं देने का काम किया। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाने की बात हुई थी, आज तक इसका अलाइनमेंट फाइल नहीं है, कोई डीपीआर नहीं, कोई बजट नहीं। और अभी भारत सरकार कह रही है कि हम तो जरूर मैं उनसे पत्र लिख करके इस सूचना को मांगूंगा, नहीं तो आरटीआई के भी जरिए हम मांगेंगे। आप एक भी पूरे बिहार में बता दें, मंत्री हैं कि बिहार में लघु एवं मध्य उद्योगों के लिए कोई उन्होंने मदद देने की बात की। 20 लाख और इससे ऊपर योजनाओं को उद्योग लगाने के लिए ना बैंक के ऋण मिल रहे हैं बिहार में, न सरकार की सब्सिडी है, और सबसे महंगी बिजली, जिससे हमारी लागत बढ़ जाती है और हमारे उत्पाद बाजार में टिक नहीं पाते। इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। दूसरे हमारे मंत्री हैं बिहार से, पशुपालन मत्स्य मंत्री पशुपालन मत्स्य मंत्री ललन सिंह। कोई एक योजना पूरे बिहार के लिए बता दें कि उन्होंने पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए, डेयरी के लिए बिहार में कोई योजनाओं का शुरुआत किया हो। बिहार के मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ। नित्यानंद राय हैं बिहार के मंत्री, बिहार में कोई भी उनके विभाग का कोई काम शुरू हुआ हो? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अब जातिगत खेल शुरू हो गए हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे अब बिहार की सियासत में उलझनें शुरू हो गई हैं। आप देखिए कि जो जातिगत समीकरण पार्टियों की हैं, उससे अलग हटके अब जाति समुदाय का भेद तोड़कर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो दूसरे पार्टियों के कोर वोटरों में सेंधमारी के लिए सीधे सीधे अब प्रयास में लग गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही दिल्ली से केंद्रीय मंत्री को बुलाकर यादव फेस को आगे किया, तो राजद भी एक्शन मोड में आ गई और राजद के ब्राह्मण और राजपूत नेताओं को फ्रंट फुट पर लाया जाने लगा। अब देखिए, जैसे ही केंद्रीय मंत्री का बयान आता है, वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल ने राजपूत नेता को आगे किया है। क्या कुछ कह रहे हैं जो राजद के राजपूत और ब्राह्मण नेता हैं, सुनिए। यह सरकार ने ना ही हमको हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए दिया, हमारी भारत की सरकार ने बिहार को, या जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत चर्चा हुआ, लेकिन बिहार में कोई उसकी यूनिट की चर्चा नहीं हुआ। सेमीकंडक्टर नए जनरेशन का बिजनेस है, उसकी बिहार में कोई चर्चा नहीं हुआ। या हम जितने तरह के जो आधुनिक जो कारोबार हैं, उसके बारे में कोई भी बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई भी भारत सरकार ने प्रयास नहीं किया। कई बार हम लोग सुन रहे हैं कि गंगा में परिवहन होगा, नौ परिवहन होगा। उसके नौ परिवहन के लिए गंगा में जो गाद जमा है, उसके लिए हमको बालू को सफाई करने के लिए जो
जरूरत है वो आज तक कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वर्षों बिहार के विकास के लिए जो हमारा नौ परिवहन जो बाधा है, जो बंदरगाहों तक सामान को पहुंच के लिए, उस पर कोई चर्चा इसमें नहीं है। बाढ़ एक सालाना विपदा है, ये कोई आज से नहीं 50 साल से है, लेकिन देश की सरकार जो बने हो गई 11 साल, आज तक नेपाल से बहुपक्षीय वार्ता कर कोसी नदी पर हाई डैम निर्माण के लिए कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया, जो सबसे बड़ी मांग है। तो बिहार के लिए इसकी भी कहीं चर्चा नहीं है। ऊर्जा के भी क्षेत्र में आप देखेंगे, मैं पिछले बार जो 5 इनकी महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा हुई थी, आप देखेंगे बिहार में गया में इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, ये चर्चा हुआ था पिछले बजट में। इस पर एक भी पैसा भारत की सरकार ने इस पर नहीं दिया। 1 साल बीत गया, बजट में इस पर शून्य इसका प्रावधान है। ये दस्तावेज आपको मैं दे रहा हूँ। दूसरा उन्होंने किया था 2400 मेगावाट का पीरपैंती में हम बिजली घर लगाएंगे, कोयला का, पिछली बार चर्चा किया था बजट में। आप देख लें, दूर दूर तक एक पैसा भी इसमें प्रावधान नहीं किया, जबकि योजना ये 2010 से शुरू है। केंद्र सरकार 2011 में ही घोषणा की थी कि पीरपैंती में बिजली घर बनाएंगे। मोदी की सरकार आती है 2014 में, इस योजना को ड्रॉप कर देती है। फिर बिहार को पिछड़ा मानते हुए हाइड्रोजन एनर्जी की यूनिट न देकर, परमाणु बिजली की यूनिट न देकर, एक प्रदूषण फैलाने वाली 2400 मेगावाट बिजली घर देने का बात करती है सरकार, लेकिन इसमें एक भी पैसे का प्रावधान नहीं की है। इनका ये बाढ़ सहायता के नाम पर पिछली बार घोषणा किए थे 11,500, एक भी पैसा इसमें इस मद में एक भी पैसा का प्रोविजन भारत सरकार ने नहीं किया। आप देखेंगे कोसी मेची अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना, इस योजना का भी जमीनी हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं, इसमें कोई भी भारत सरकार ने भी पैसा नहीं देने का काम किया। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाने की बात हुई थी, आज तक इसका अलाइनमेंट फाइनल नहीं है, कोई डीपीआर नहीं, कोई बजट नहीं। और अभी भारत सरकार कह रही है कि हम मोकामा से मुंगेर तक मिसिंग लिंक बनाएंगे इसमें। तो जब यह मिसिंग लिंक का प्रोजेक्ट था तो भागलपुर बक्सर कहने की क्या जरूरत थी? आपने कहा था 360 किलोमीटर बनाएंगे, तो आप कितना बना रहे हैं? पुराने हमारी जो 4 लेन बने हैं उसी को ये लोग कह रहे हैं कि भागलपुर और बक्सर एक्सप्रेसवे हो गया और 60 किलोमीटर मिसिंग लिंक हम बनाएंगे। तो योजना जो 8,000 करोड़ था, यह योजना 1200 करोड़ में तब्दील हो गया। इस तरह का एक और है, मंदिर कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, काशी के तर्ज पे, अयोध्या के तर्ज पे, राजगीर में और बोधगया में। आप पता कर लें, एक भी रुपया आज तक उस मद में नहीं मिला, कोई निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ये पिछले साल के इनके बजट हैं। इस साल के बजट में इन्होंने जो कहा है मखाना बोर्ड, ना जगह तय है न रकम तय है। दूसरा बात कहा है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ना इसके लिए कोई बजट का प्रावधान है, न जगह का चयन हुआ है। तीसरा इन्होंने कहा है आईआईटी में हम हॉस्टल बनाएंगे। अरे बिहार के लोग तो ये कह रहे थे ना कि रिसर्च हमारा बढ़े, वहाँ पर एकेडमिक बिल्डिंग्स बने, हमारे पास रिसर्च के लिए पैसा चाहिए। आप हॉस्टल बना रहे हैं बच्चों के लिए और कह रहे हैं तो आईआईटी हुआ, ये हॉस्टल बनाना तो आईआईटी हुआ नहीं। आईआईटी का विस्तार करते, नए डिपार्टमेंट्स खोलते, ड्रोन डिपार्टमेंट्स खोलते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खोलते, डेटा रिसर्च पर खोलते, लेकिन ये सब नहीं हुआ। जिसकी ज़रूरत है, जहाँ दुनिया में मांग है, केवल हॉस्टल बनाएंगे। ये इसके बाद इन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की बात किए हैं। न जगह तय है, न इसमें पैसे का जिक्र है कि कितना रुपया लगेगा। और इसके बाद अंतिम में है पश्चिमी कोसी मिथिलांचल, जो कोसी जो नहर है उसका विस्तार का कहीं इसमें चर्चा नहीं है कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। पहले से बना हुआ है, उसका विस्तार की चर्चा नहीं है, ना उसमें पैसे की जिक्र है कितना रुपए लगाएंगे। तो ये चुनावी जुमला के सिवा अगर बजट में कुछ अगर दिखाई देता हो तो यह सारा चीज मैं पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को मैं भेज रहा हूं कि आप हमको इस पर जवाब दें। आप नहीं जवाब देंगे तो हम आरटीआई लगाएंगे, लेकिन जवाब चाहिए बिहार को कि केवल चुनाव के लिए आप केवल योजनाओं को प्रचारित करने का आप काम कर रहे हैं। आपका उद्देश्य बिहार का विकास नहीं है। एक बात को मैं कहना चाहता हूं
जहाँ चर्चा में मैंने सुना कि बिहार का बजट 12 गुना बढ़ गया 2005 से। बहुत आश्चर्य का विषय है। महंगी इस 20 सालों में महंगाई भी बढ़ा। 100 निराक्षरों में रोजगार मांगने वाले में अकेले 53% बिहार के लोग हैं, 47% में पूरा देश है। इससे जाहिर है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं है जो बाहर जाकर के अच्छी नौकरी पाए। हमारे पास स्किल यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, ये बजट में 2016 में घोषणा है। कहीं स्किल यूनिवर्सिटी की चर्चा आपने सुना? कहीं बिहार में दिखाई दिया कि कहीं स्किल यूनिवर्सिटी बनी हुई है? इस तरह के जो घोषणाएं हवाई हैं, उसके लिए आपको भी जानेंगे तो ये बिहार के हित में होगा। लेकिन वित्त मंत्री तो सम्राट चौधरी हैं यहाँ पे, तो उनके ऊपर डायरेक्ट में टारगेट होना चाहिए। जो विजय सिन्हा कर रहे हैं। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा, तो मैं विजय सिन्हा के प्रति मेरी हमदर्दी है, मेरे उनकी प्रति ये मैं मानता हूं कि उनको नकाब के तौर पे इस्तेमाल भारत सरकार कर रही है। उनसे पढ़वाया गया। विजय सिन्हा को मना कर देना चाहिए था कि फर्जी है भूपेंद्र जी, इस कागज को हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को विजय सिन्हा ने ओन किया, इसीलिए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। तो आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है क्या कि कैसे डेवलपमेंट होगा बिहार का और कहां से रिसोर्सेज आएंगे, कैसे आएंगे? निश्चित तौर पर हमारे पास एक बेहतर ब्लूप्रिंट की चर्चा जब आपने छेड़ा है यहाँ, तो आपको जानकारी में होगा कि इसी महीने की 16 तारीख को हम दिल्ली में बिहार केंद्रित एक विमर्श मैंने आयोजित किया था, जो देश के तमाम चुनिंदा जो अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और इस वार्ता का मुख्य विषय आज प्रेस वार्ता का मुख्य विषय केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में बिहार के हिस्सेदारी के सवाल पर है। सबसे दुखद विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पेश केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कुछ भी विशेष नहीं था। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार के वित्त मंत्री विजय सिन्हा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि कई योजनाओं की चर्चा की गई। सच बात यह है कि भारत सरकार के प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव के द्वारा एक दिल्ली से ही लिखित चिट्ठी लेकर आया गया और विजय कुमार सिन्हा के द्वारा पढ़ा गया। विजय कुमार सिन्हा या बिहार सरकार का इसमें कोई राय नहीं। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो बिहार में जो सरकार चलाई जा रही है वो एक तरफा केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और सिवा वायदों का जमीनी वास्ता कहीं नहीं है। इसको 2025 का हम लोग चुनावी जुमला से ज़्यादा नहीं मानते। राष्ट्रीय जनता दल इसको इससे ज़्यादा नहीं मानता। हमारी लंबे समय से मांग रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए 2002 से राबड़ी जी के कार्यकाल से। इस पर भी बजट में कोई चर्चा नहीं हुआ। हमारी दूसरी बड़ी मांग थी कि राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचने के लिए हमको विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए। उसकी भी व्यवस्था दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। आप याद करें कि 2019 लोकसभा चुनाव के पूर्व आरा में प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई थी। उसमें से कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो आज तक उस पर काम भी नहीं लगा। पूरा होने की बात छोड़ दें तो काम ही नहीं लगा। और इधर पिछली बार 2024-25 में 58,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की गई थी। आप देखेंगे और तब तक 58,000 करोड़ में कितना जमीन पर उतरा अभी इसकी कोई चर्चा नहीं हुआ। तब तक 2025 में फिर एक चुनावी जुमला के तौर पे बजट में बिहार का नाम 6 बार लेने का प्रयास किया गया। क्या बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सड़कें, रेलवे केवल बिहार के नाम लेने से अगर ठीक हो जाता
तो इसके लिए केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार बनाने की क्या जरूरत है? कोई भी सरकार रहेगी, नाम ले लेगी। आपको महत्वपूर्ण विषयों पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 2,28,000 करोड़ रुपए है, वहीं बिहार में प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपए है। करीब करीब 4.5 गुना ज़्यादा राष्ट्रीय औसत हमारा है। बिहार में देश में सबसे कम शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेजुएट हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो ग्रेजुएट होना जरूरी है, राष्ट्रीय औसत 15% है और बिहार में 6.7% है। यह सामाजिक आर्थिक जनगणना जो बिहार सरकार का दस्तावेज है, उसी में साफ आपको दिखाई देगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बुरा हाल है, जहां राष्ट्रीय स्तर पे 6602 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है स्वास्थ्य में, बिहार में 800 रुपये के आसपास खर्च किया जा रहा है। बिहार के पास कहने के लिए एक एम्स है पटना में, लेकिन 6 लाख केवल अकेले दिल्ली एम्स में इलाज के लिए बिहार से लोग जाते हैं। सफदरजंग या राम मनोहर लोहिया या देश के अन्य हिस्सों में, बिहार से सटे सीमा पर देवघर है, बिहार से सटे सीमा पर गोरखपुर एम्स है, बिहार की सटे सीमा पर BHU है, उसमें जो हमारे जो जा रहे हैं रोगी वो अलग है संख्या। इतने भारी तादाद में बिहार से अपने इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। पटना एम्स की क्षमता का विस्तार की मांग थी, जो उसमें आपको कहीं नहीं दिखाई दिया। दरभंगा एम्स 2016 में घोषित हुआ था, लेकिन 2016 में घोषित होने के बाद 2025 चुनाव है, अभी तक उसमें कोई भी कार्य प्रगति पर कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पैक्स जैसी भी भ्रष्ट और निकम्मी संस्थान है, जो केवल 3% किसानों से ही धान गेहूं खरीद करती है, 97% किसानों से नहीं खरीद होता। वहीं FCI जैसा संस्थान भारत सरकार का पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो उसका खरीद होता है चावल और गेहूं का, वो केवल उन राज्यों के लिए भी नहीं, बिहार के भी गरीबों को अनाज बांटने के लिए बाहर से अनाज आ रहा है। इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता। केंद्र सरकार चाहती तो मक्का भी खरीद कर सकती थी बिहार के किसानों का, लेकिन कहीं पर भी आपने बजट में कोई उल्लेख नहीं देखा होगा। मखाना की जहाँ तक बात है, बिहार के 1% से भी कम किसान मखाना का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसके लिए जो राष्ट्रीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो 25 साल पहले मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा में बनाया था, उस समय मैं एक मंत्री था कृषि, तो मैंने कहा था कि इसको अपग्रेड करिए, तो आज तक अपग्रेड नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप मखाना बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, दूर दूर तक उस पर बजट का कोई प्रावधान नहीं है या स्थल चयन नहीं है कि उसके लिए कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। बिहार के 5 मंत्री हैं केंद्र में, और हम लोग गिनती भी भूल जाते हैं। अगर कोई उनका काम हो तब तो कोई याद रखे बिहार के लोग। मैंने बयान सुना, जीतन राम मांझी जी लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री हैं। बिहार में उद्योगों के विकास के लिए कोई एक काम अगर उन्होंने मांझी जी किए हों तो जरूर मैं उनसे पत्र लिख करके इस सूचना को मांगूंगा, नहीं तो RTI के भी जरिए हम मांगेंगे। आप एक भी पूरे बिहार में बता दें मंत्री हैं कि बिहार में लघु एवं मध्य उद्योगों के लिए कोई उन्होंने मदद देने की बात की। 20 लाख और इससे ऊपर योजनाओं को उद्योग लगाने के लिए न बैंक के ऋण मिल रहे हैं बिहार में, न सरकार की सब्सिडी है, और सबसे महंगी बिजली, जिससे हमारी लागत बढ़ जाती है और हमारे उत्पाद बाजार में टिक नहीं पाते। इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। दूसरे हमारे मंत्री हैं बिहार से, पशुपालन मत्स्य मंत्री पशुपालन मत्स्य मंत्री ललन सिंह। कोई एक योजना पूरे बिहार के लिए बता दें कि उन्होंने पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए, डेयरी के लिए बिहार में कोई योजनाओं का शुरुआत किया हो। बिहार के मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ। नित्यानंद राय हैं बिहार के मंत्री, बिहार में कोई भी उनके विभाग का कोई काम शुरू हुआ हो। एक और मंत्री हैं हमारे चिराग पासवान जी, जिनके जिम्मे बिहार में फूड प्रोसेसिंग, देश में फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री लगाने का मैंडेट है। जिस इलाके से सांसद हैं, हाजीपुर वैशाली के इलाके से, वहाँ लीची
से लेकर के केला का कोई भी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाया हो या लगवाने का प्रयास किया हो तो आपको दिखाई दे जाए तो जरूर बताइएगा। इन तमाम लोगों से पत्र के माध्यम से मैं पूछूंगा कि उसका जवाब दे कि आखिर बिहार के इन लोगों ने क्या किया। एक मंत्री और हैं गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्री हैं। देश भर में कपड़े के लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, उद्योगों के लिए, वस्त्र उद्योगों के लिए, लेकिन बिहार में कोई एक भी क्लस्टर नहीं बना। एक पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि बिहार को कोई क्लस्टर देंगे वस्त्र निर्माण का, तो उन्होंने जवाब था कि ऐसा नेगेटिव सवाल नहीं किया करो। यही 5-6 मंत्री हैं। एक मंत्री और भी हैं, रामनाथ ठाकुर जी, कृषि राज्य मंत्री हैं। बिहार में कृषि व्यवस्थाओं के सुधार के लिए कोई भी पूरे बिहार में केंद्र सरकार से 5 रुपए का भी अलॉटमेंट किया हो तो इसकी भी जानकारी हम लोग को चाहिए मीडिया के माध्यम से। तो ये जो 5-6 मंत्री जो भारत सरकार में बिहार के हैं, ये किस काम के लिए गए हुए हैं दिल्ली से दिल्ली? यहाँ तक कि जो एनडीए की 30 लोग सांसद हैं, उन लोगों का कोई भी भाषण का आप उठाकर देख लें, बजट के दौरान कोई भी भारत सरकार से कोई भी किसी तरह की रियायत मांगा हो। सवाल पैदा होता है। इतना ही नहीं, बिहार के लिए एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई है इस वर्ष। अगर हम तमाम घोषणाओं को देखें तो एक वही महत्वपूर्ण घोषणा हुआ है, लेकिन यह भी तो जानने का हक है बिहार को कि इसमें ये बनेगा कहाँ। बिहार के लोगों का हक है जानने का कि इसमें कितना पैसे का निवेश होगा। बिहार के लोगों का हक है कि कब ये काम शुरू होगा। कहीं दरभंगा एम्स जैसा इस एयरपोर्ट केवल चुनावी जुमला ही न रह जाए, ये बिहार के लोगों को भय है। आप देखेंगे, मैं योजनावार भी मैं बता देता हूं। बिहार में जो ग्रीन एनर्जी जिसको बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी के निवेश के लिए कोई भी परमाणु बिजली घर का व्यवस्था नहीं दिया सरकार ने। हम जब 2005 में जब सरकार राष्ट्रीय जनता दल की समाप्त हुई तो हमारा नेशनल जीडीपी में हमारा योगदान था 3.34%, और अभी घटकर कितना हो गया राष्ट्रीय जीडीपी में बिहार का योगदान 3.09। तो बिहार विकास कहाँ किया? जब राष्ट्रीय स्तर पे जो रफ्तार है विकास का, उस रफ्तार में भी बिहार आज नहीं है, तो आप तो कैसी सरकार चला रहे हैं इससे पूरे बिहार के लोग समझ जाए। आप राष्ट्रीय राजमार्ग का विषय है। राष्ट्रीय औसत पर प्रति लाख 11 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, और बिहार में कितनी सड़कें बनी हैं? 5.4 किलोमीटर, आधे से भी कम। पूरे देश में 10% बिहार की आबादी है, और रोड कितना बना 4%। राष्ट्रीय राजमार्ग जो राज्यों स्टेट हाईवे जिसको बोलते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर केवल 2% बिहार के पास स्टेट हाईवे है। आप जो ट्रेन है, जो आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। पहले के मुकाबले बिहार में ट्रेनें काफी बंद कर दी गई, या उसके स्टॉपेज को रोक दिया गया, या फिर उसमें जो लंबी दूरी की थी उसमें से स्लीपर क्लास हटा देने से जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में जाते हैं अपने कमाई के लिए, रोजगार के लिए और हॉस्पिटल के लिए, उनको कितनी तकलीफ हो रही है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिहार में रेलवे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया एनडीए की सरकार के द्वारा। कोई नई परियोजनाएं नहीं स्वीकृत की गई बिहार के लिए। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर हम लोगों ने चर्चा जो किया, इसका हमको बिहार के जो सांसद हैं और बिहार के मंत्री हैं और बिहार सरकार में डबल इंजन के लोग बैठे हैं, उन लोगों से हम लोग जवाब मांगते हैं कि क्या बिहार केवल एक चुनावी गणित का राज्य रहेगा कि बिहार के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, 13 करोड़ लोगों के लिए हितों में निर्णय लेने वाली सरकार चाहिए। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो सरकार विपक्ष से चर्चा करना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि विजय सिन्हा से कि केंद्र से आए हुए चिट्ठियों पे आप दस्तखत करने से केवल दस्तखत कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी केवल आप बयान दे रहे हैं, इससे बिहार का भला नहीं होगा। आप बताएं कि आप दबाव में हैं, और इसको हम लोगों से जहां जरूरत है तो हम लोग भी आपके साथ खड़ा हैं। बिहार के हिस्सेदारी की जो मांग है केंद्र के सामने, उसमें हम लोग
13 करोड़ आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद के रूप में मैं मानता हूं कि हम आपका ये साथ देने को तैयार हैं। नहीं तो आप बिहार की सत्ता से आप बेदखल होइए और नए पीढ़ी को राजनीति में आने दीजिए। मैं इन्हीं विषयों को लेकर मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। केवल वही कह रहे हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे बैठे हुए लोगों का मैंने फोटो नहीं देख पाया था, जो फ्रंट पर जो बयान दे रहे थे, इसीलिए। लेकिन उस रो में धर्मेंद्र दिल्ली से भूपेंद्र यादव जरूर लेके आए थे पत्र, जिसको पढ़ने के लिए भी सिन्हा को दिया था। बेसिकली वह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार का नहीं था, वह केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिहार के नेताओं को आगे करने का काम किया था। ऐतिहासिक बजट बताया गया था। ऐतिहासिक बजट के बारे में आपके जो सवाल हैं, मतलब ये कि इस प्रकार की बजट दिखावा और हकीकत कुछ नहीं। मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, केवल आरोप लगाने के लिए नहीं। मैं मीडिया के भी बंधु लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, मैं सरकार का बजट आपको दे देता हूं सॉफ्ट कॉपी, और जो पिछले साल जो बजट में घोषणा हुआ था उसका भी एक सॉफ्ट कॉपी दे देता हूं। आप दोनों स्वयं पढ़ करके बता दें कि बिहार के लिए इन्होंने क्या दिया। इसलिए क्योंकि जो हमारा देश की जो बजट है 50 लाख करोड़, तो उसमें हमारी 10% हिस्सेदारी बनती है। हमारा 5 लाख करोड़ का बजट बिहार का होना चाहिए, लेकिन 5 लाख करोड़ की जगह बिहार का बजट कितना है? 2.5 लाख पौने 3 लाख करोड़ रुपए। तो जाहिर है कि आप राष्ट्रीय औसत से आधा पर हैं, और ये पैसा कोई दूसरे राज्य में आप लगा रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप इसमें मैंने दे दूंगा एक कागज, इसमें नेक्चर आपको, कि इन्होंने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को हाइड्रोजन परियोजना के लिए 2 लाख करोड़ दिया। गुजरात में 80,000 करोड़ रुपया सेमीकंडक्टर के लिए दिया। महाराष्ट्र में पालघर में एक पोर्ट बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपया दिया। आपने मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर बनाने के लिए 1,08,000 करोड़ रुपया दिया। आप मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए दिया। ये तमाम योजनाएं आपने दिया उन राज्यों को, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को। उसके मुकाबले बिहार को आपने क्या दिया? मैं उसी बजट की बात कर रहा हूं जिस बजट में बिहार के लिए घोषणाएं हैं, और बिहार पर चर्चा हुआ, लेकिन उन राज्यों ने को जो आपने दिया पैसा, उसकी चर्चा आप कहीं पर भी नहीं किए। तो क्या बिहार के 40 सांसद और 13 करोड़ आबादी देश में केवल दूसरे की सहयोगी और मजदूर के रूप में पहचान रखना चाहती है, या फिर बिहार में बदलाव के लिए हमको एक साहस बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और एक खड़ा होना पड़ेगा केंद्र के सामने, संयुक्त रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, कि आप नहीं खड़ा होंगे तो आप देख रहे हैं जिस तरह से पलायन बढ़ रहा है। पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे, आज ही आपने हिंदुस्तान अखबार में, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।